नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं कि G7 में भारत की भूमिका। भारत का दबदबा बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपुलिया में आयोजित ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंच गए हैं। अपुलिया के ब्रिंडीस हवाई अड्डे पर इटली में भारत के राजदूत वाणी राव और अन्य अधिकारियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचा हूं। विश्व के नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने लिखा कि हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और जहां दो युद्धों के बीच में इटली में G7 हो रही है, G7 की समिट हो रही है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन तब भी भारत को विशेष न्योता दिया गया है और बुलाया गया है। और मोदी के तीसरे कार्यकाल की यह पहली विदेश यात्रा है। G7 में हिंदुस्तान की छाप देखने मिल रही है, क्योंकि जो इटली की पीएम हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो मेहमानों का स्वागत नमस्ते करके कर रही हैं। तो भारत की छाप देखने मिल रही है G7 के इस शिखर सम्मेलन में। और एक बात यहाँ जरूर है कि जहाँ दो देशों में युद्ध चल रहे हैं, उसके बीच में ये G7 की समिट और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से, उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं गलियारों में व्याप्त हैं। क्या भूमिका है भारत की G7 में, और यह जो विशेष रूप से बुलावा दिया गया है, क्योंकि G7 के जो देश हैं, G8 था, G8 से रूस को निकाल के फिर G7 का गठन किया गया और G7 में भारत शामिल नहीं है। लेकिन तब भी देखा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के समय हो सकता, यूक्रेन युद्ध क्या चर्चा इसमें छिड़ने वाली है, वो मुद्दा उठने वाला है, तो उसमें भारत की सेंट्रल भूमिका हो सकती है, केंद्रीय भूमिका हो सकती है। और तीसरे कार्यकाल की पहली यह यात्रा है जहां भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। भारत का गर्व बढ़ाने वाली बात है। हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरी जी। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। सुधा मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और दीपक सक्सेना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक सोनकर जी हमारे साथ हैं, दीपक जी का स्वागत करते हैं। यश भारती जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और यश भारती जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले नीरज जी, आपके पास आना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा, और वो इटली की, जहां जॉर्जिया मेलोनी ने सभी का स्वागत हाथ जोड़कर नमस्ते से किया। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन वैसे किया है। तो भारत की छाप वहां देखने मिल रही है, भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा पर? देखिए, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं और उनका स्वागत हमारी ही सभ्यता से किया जा रहा है। जी। निश्चित रूप से ये बहुत गौरव की बात है। एक चीज़ हम पाठक जी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 7 देशों का संगठन है, ये हम्म। बेसिकली अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, ये जी। 1973 में शुरू हुआ था। जी। दूसरी बड़ी बात इसकी ये है कि इस संगठन का उद्देश्य ये है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वो लोग इसमें करते हैं। भारत हमारा जो शामिल हो रहा है, ये आमंत्रित सदस्य है, जी। कि इसका सक्रिय सदस्य हम्म। है। तो निश्चित रूप से वहाँ जो यूक्रेन और युद्ध चल रहा है उनका, उसमें बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। हम्म। तो गौरव की बात है कि हमें वहाँ बुलाया गया है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारे नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री गए हैं, जी। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जिन चीज़ों पे चर्चा होगी, जिन चीज़ों पे वार्तालाप होगा, क्या हम वो चीज़ें भारत में कर पाएँगे, ये बड़ी अच्छी बात होगी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि क्योंकि इसमें जो सारे सदस्य हैं, हम्म। वो उसी इलाके के हैं और हम्म। हम उस इलाके में नहीं है। अभी क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा इस पे होने वाली है, जी। वो एआई पे होने वाली है, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। जो सबसे महत्वपूर्ण है, और एक दूसरे देशों की किस तरह हम मदद कर पाए। तो ये हमारे लिए मजबूत हमारे अपने देश की सुरक्षा हो या अन्य चीजें हो, जी। कि हम कैसे अपनी एआई को मजबूत करेंगे, हम्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी पटेल।
यूरोपियन कंट्रीज तो उसमें शामिल हो रही हैं, लेकिन एशिया से एकमात्र देश जिसको विशेष आमंत्रित देश कहा गया है वो है भारत, और विशेष आमंत्रित देश में विशेष रूप से बुलावा भेजा है और विशेष रूप से शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, सुधा मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा और वो इटली की, कई बार कहा गया, बीच में चर्चाएं आई हैं कि जब इटली ये दौरा तय हुआ था तब कहा गया कि देश में मणिपुर में अशांति है, यहाँ देश में इतनी तरह की समस्याएं हैं और पीएम बनने के बाद में मोदी इटली जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये भारत के लिए गौरव की बात है, फिर इस पर आपत्ति क्यों उठाई गई विपक्ष के द्वारा? सूरज जी, आपने शुरुआत में और नीरज जी ने जो बातें रखी, जी। क्या आपको लगता है कि विदेशी धरती पे पहले बार भारत का इस तरह से यशोगान हो रहा है? पहले इस भी हुआ बात है। को मान के आप अगर इस डिबेट को गुड, अगर आप इस डिबेट को स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं कि पहली बार भारत का नाम ऊपर उठ रहा है, तो मैं आपको सही कर दूं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबको पता होगा, शिकागो की धर्म सम्मेलन सबको पता होगा, और भारत के लोगों का भारत की तरह स्वागत करना ये हमेशा से होता आया है। तो ये कोई नया नहीं है कि हमारे भारतीयता की पहचान है कि हम विश्व में कहीं भी रहते हैं, हमारे भारत देश को, भारतीयता को इतना सम्मान हमेशा से मिलता आया है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भारत देश का अपना रूपरेखा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ के लोगों को सम्मान उनके कार्यों से और भारतीय होने के नाते मिलता रहा है। और देश से कोई बाहर जाए, उसको अगर इस तरह से यश मिलता है, सम्मान होता है, तो ये भारत का सम्मान है। इसके लिए विपक्ष ने कभी कोई रोक टोक नहीं किया है, तो परसेप्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आरएसएस ये बात कह रहा है कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है और वहां ध्यान देना चाहिए था, तो ये तो उनके जो उनके वैचारिक संगठन है वो कह रहे हैं। और अगर हम अपने देश में समस्याओं को खत्म करने के लिए अपने प्रधानमंत्री की राह नहीं जोएंगे तो किसकी जोएंगे? क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि इटली के प्रधानमंत्री आएंगे? नहीं करेंगे ना। हम चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अगर इतना ज्यादा महत्व विदेशी धरती पे है, इतना डंका बज रहा है, तो अपने देश में बजे ना, हमारे देश के लोगों को भी तो इतना सम्मान मिले ना। ये कैसी बात है कि विदेश में आपका नाम हो रहा है, लेकिन देश के लोग आपका यशगान कर सके, ऐसा आप वो मौका नहीं देंगे। और सवाल हो जाएगा विपक्ष से, यहाँ बात इसकी है, इटली जाइए, आप कहीं भी जाइए, G7 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जवाहरलाल नेहरू से पहले अनेक लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। जब प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल जी और महात्मा गांधी जी बाहर देशों गए थे, उतनी भीड़ आज तक आपने जमा नहीं किया, देखा होगा, विदेशी धरती पे। तो देश के बारे में हमेशा से ऐसे ही लोगों का प्रेम दिखता रहा है। तो ये मोदी जी का मैजिक होता तो यहाँ भी दिख रहा होता, यहाँ नहीं दिख रहा कहीं और। इसका मतलब परसेप्शन क्रिएट करके उसको दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात सुधा जी, एक छोटी सी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार जी समिट में शामिल हो, G7 समिट में शामिल हो रहे हैं और भारत 11वीं बार प्रतिनिधित्व कर रहा है, शामिल हो रहा है। लेकिन यहाँ ये बात केवल मोदी का स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हाथ जोड़ के नहीं किया मेलोनी ने, जितने विदेशी मेहमान आए हैं सभी का स्वागत हाथ जोड़ करके भारतीय परंपरा से किया। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है फिर? अरे मैं कह तो रही हूँ, हमारे देश में जब शिकागो में एक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अमेरिकी मेरे भाइयों बहनों, उसके बाद से इस देश की संस्कृति को जानने के लिए जिस तरह से लोगों की होड़ थी, आप भी जानते हैं। और नमस्कार करना आज से नहीं, आदि संस्कृति रही है, और ये मैंने बचपन से सीखा है। लेकिन मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या मैं मान लूं कि मोदी जी का नमस्कार ही देश में लोगों का नमस्कार सिखाया है? अरे कम से कम ऐसी बातें जो भारतीयता को दिखाता है, उसपे मोदी जी का होना ना बताइए। हाँ, मोदी जी गए हैं, जरूर भारतीय चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि मोदी जी की वजह से नमस्कार हो रहा है, तो मैं कदापि इस बात को नहीं मानूंगी। मेरा जो कथन था कि भारतीय परंपरा से जो मेलोनी हैं वो दूसरे देशों के मेहमानों का भी स्वागत करें, भारतीय परंपरा को अपनाया जा रहा है, ये भारत के लिए गर्व की बात है। आपने इस्कान मंदिर का नाम सुना होगा। हाँ, सुना। विदेशों में उसके ब्रांच हैं, और भारतीयता को ही वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, विदेशों में उसकी धरती में बहुत सालों से हो रहा है। वापस आता हूँ सुधा जी आपके पास में और बताना चाहूंगा कि दीपक सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई। रीना जी, बहुत स्वागत है आपका। और सीधे मैं आना चाहूँगा यश भारती जी आपके पास। विदेशी धरती पर भारत का दबदबा, G7 समिट सदस्य न होने के बाद विशेष बुलावा, 11वीं बार
सहभागिता 5वीं बार खुद नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वहां क्या ये संभावना है कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और यदि निभाता है और किसी भी दिशा में इसकी पहल करता है तो भारत के लिए ये किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा? सूरज भाई, पहले देखने की आवश्यकता ये है कि आपने शुरुआत में एक लाइन की थी, लेकिन आपने अब उसमें सुधार कर लिया कि मोदी जी का दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने आपत्ति रखी तो आपने उसमें सुधार कर लिया कि देश का दबदबा बढ़ रहा है। हाँ। जैसे आपने कहा 11वीं बार आ रहा है, तो 11 बार अलग अलग लोग गए होंगे। हाँ। देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश कौन सा? देश जिसका हमारा दुनिया में प्रचारित किनसे है? महात्मा गांधी जी के नाम से, बुद्ध की धरती के नाम से, जिनको प्रचारित करते हैं नरेंद्र मोदी जी। किसी आरएसएस के स्वयंसेवक की बात नहीं करते कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। ये देश के अंदर तो आरएसएस के स्वयंसेवक होने की बात कहते हैं, लेकिन देश के बाहर जब भी सम्मान पाते हैं तो महात्मा गांधी जी के नाम पे, भगवान बौद्ध के नाम पे, और जो अभी हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी, ये संस्कृति है। दुनिया को हमने योग दिया, दुनिया को गणित में हमने शून्य दिया, दुनिया को हमने भगवान श्री कृष्ण दिए जिन्होंने कर्म आधारित विचार की बात की। तो बहुत सारी चीजें हमने दी हैं, उसको दुनिया जानती है, मानती है, स्वीकार करती है। उसमें नरेंद्र मोदी जी कोई बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं हुए हैं जिनके कारण ही माना जाएगा और जाना जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक अलग परिदृश्य है। हाँ। हमारी जो ताकत है, हाँ। क्यों हमें सम्मान मिल रहा है? हम दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाने माने जाते हैं। हाँ। इसीलिए G7 में हमको स्थान मिल रहा है। अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो G7 में हमें स्थान नहीं मिलता। दूसरी हमारी पहचान, जो हमारी जनसंख्या है, आज दुनिया में हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। उस जनसंख्या को, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लोग हैं, उनकी उपयोगिता कैसे की जा सकती है, उस कारण से है। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को अपनी स्किल्ड बता दें कि जो उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण G7 में उनको बुलाया जा रहा हो, या कहीं और बुलाया जा रहा हो। जिस तरीके से विरोधाभास, जिस तरीके से पूरे चुनाव में ये बात प्रचारित की नरेंद्र मोदी जी ने, कि चुनाव खत्म हो जाएगा, विपक्ष के एक नेता हैं वो लंदन चले जाएंगे, विपक्ष के एक नेता हैं वो इटली चले जाएंगे। तो अब इटली जाने की बारी किसकी आई? जनता को बताएं कि इटली मैं गया हूं, और जो मैं इटली के नाम से प्रचारित कर रहा था वो क्या था, बताएं जनता को। कि अगर विपक्ष का कोई नेता चला जाता, जैसे पूर्व में भी गए हैं नेता, कोई चीन गया, कोई कहीं और गया, तो उसको कैसे कुप्रचार किया गया। लेकिन जहां कोई भी मोदी जी जाते हैं तो डंका बज रहा है। नहीं, अब एक चीज यहाँ पर यश भारती जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ये संभावना रही हो कि जो वर्तमान में विपक्षी दल हैं वो जीत कर आ जाएंगे, तो इस समिट में वो जाने वाले हों, इसलिए उन्होंने कहा कि वो लोग इटली चले जाएंगे? नहीं, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसको कुप्रचार किया ना। तो आज खुद जा रहे हैं तो उसको प्रचार ठीक से करें ना, कि मैंने गलत प्रचार किया था। इटली जाने का मतलब सकारात्मक था, नकारात्मक नहीं था, ये बताए ना वो चीजों को। अगर विपक्ष का कोई नेता जाता इटली, विपक्ष का कोई नेता लंदन जाता, विपक्ष का कोई नेता सिंगापुर जाता, जर्मनी जाता, जहां भी जाता, तो सकारात्मक बताएं। क्यों उसको जनता के बीच में नकारात्मकता का प्रतीक बताया? अगर नकारात्मक का प्रतीक बताया तो आज मोदी जी जा रहे हैं तो वो नकारात्मकता का प्रतीक है, सकारात्मकता तो बची नहीं। अगर इटली जाने की बात को वो कहते थे तो मैं तो उनकी उसी बात को नकारात्मकता से देखता हूं। आज वो नकारात्मक काम करने इटली गए होंगे, क्योंकि ये स्वयं मोदी जी ने प्रचार किया है बड़ी बड़ी रैलियों में, और जनता से वोट मांगा इन सब बातों को लेकर के। नहीं, ठीक है, जैसा आपने कहा कि वो भी नकारात्मक है, लेकिन यहाँ रीना सक्सेना जी क्या सूरज भाई, अंतिम बात जी, हम अपने देश को क्या देने वाले हैं? दुनिया में तो जो हमारे पूर्वजों ने दिया, जो महात्मा गांधी जी ने दिया, जो बौद्ध ने दिया, जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, और भी जो हमारे महापुरुषों ने दिया। अभी स्वामी विवेकानंद जी की बात हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने कट्टरता का प्रतीक बताने की कोशिश करी है धर्म के आधार पे। जबकि स्वामी विवेकानंद जी समाजवाद को मानते थे, समाजवादी विचारधारा को मानते। उनकी एक किताब है जाति, संस्कृति और समाजवाद, उसको पढ़ने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन, छात्र संगठन, एबीवीपी को, कि जो उनको कट्टरता का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूं, हमारे पूर्वजों की कमाई को ये विदेश में जाके उजाड़े नहीं, जो देश में इटली को जाके बदनाम कर रहे थे और भी चीजों को, तो सवारें। स्वागत है, देश की तरक्की होगी, हम उनके साथ हैं, देश का सम्मान बना रहेगा, हम उनके साथ हैं। चलिए, देश का सम्मान बना रहेगा तो सब उनके साथ में। रीना सक्सेना जी, आपकी प्रतिक्रिया जाए, उसके बाद मैं दीपक जी से लूंगा, क्योंकि आप तीनों की ओर से जो प्रतिक्रिया है उसका जवाब मैं दीपक जी से लेने वाला हूं, कि मोदी की जो इटली यात्रा है उसको लेकर के ये तमाम बातें आ रही कि ये कोई नया नहीं है, कोई नवाचार नहीं है, और इसमें मोदी का कोई योगदान नहीं है। देखिए सूरज भाई, मोदी जी की एक बात तो सच हो गई
कि चुनाव के बाद इटली जाएंगे तो वही इटली चले गए। ठीक है। तो यहाँ पे तो वो सबसे साबित हो गए। हाँ। उन्होंने बहुत दम भरा था हर चुनाव के हर चरण में कि इटली जाएंगे तो इटली जाना हो गया। खैर दूसरी चीज ये है सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे तकनीक, साइंस, सुरक्षा, यांत्रिकी, शिक्षा सब पर चर्चा हो रही है। तो अब देखते हैं कि मोदी जी कितना भारत देश के लिए इन सब चीजों में फायदा लेके आते हैं। हर देश से सुनक से अलग हुई है, फ्रांस से उनसे अलग हुई है, यूक्रेन से अलग हुई है, बाइडेन से अलग हुई है चर्चा, सभी से अलग अलग चर्चाएं हुई हैं। सभी जो देश के मुख्य प्रतिनिधि थे उन सबसे चर्चा हुई है। अब देश को क्या सौगात मिलती है, कितने रोजगार, कितने वो लेके आते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज कहा जा रहा है कि नमस्ते करके, मैं आपका सुन रही थी बहुत देर से। हाँ। तो नमस्ते तो नमः से तो बहुत संस्कृत काल से, आदि काल से चला आ रहा है हमारा। और भारत की संस्कृति आज से नहीं, आदि काल से फेमस है। हाँ। पूरे विश्व में। और आज भी आप देखें तो पूरे विश्व में भारत का डंका, भारत के लोग, चाहे कविता चावला हो, चाहे हमारे जो राकेश शर्मा जी थे जो गए थे अंतरिक्ष में, वो हो, मतलब नेता से लेके हर फील्ड में, चाहे अमिताभ बच्चन हो, है ना, चाहे राज कपूर हो, हमारे देश का डंका तो पूरे विश्व में सदैव बजता रहा है। ठीक है। अब आप बात करेंगे कि छोटी सी एक पार्टी है। हाँ। जो नई बनी है। हाँ। और जिसको पूरी तरीके से प्रताड़ित करने का कई बार भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया है, आम आदमी पार्टी। मगर उसने भी देखिए विश्व में इतने कम समय में डंका बजा दिया अपनी शिक्षा पर और स्वास्थ्य सुविधाओं पर। वो स्वास्थ्य सुविधाएं उसने भारत में, दिल्ली में दे दी, जो विदेशों में भी अभी नहीं है। और जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, और वैसी ही शिक्षा प्रणाली उन्होंने दे दी, तो विदेशों में खूब उसका सम्मान हो रहा है। तो शिक्षक की बात है। हाँ। वो अगर वहां से कुछ लेके आते हैं हमारे लिए, शैक्षणिक संस्थान या कुछ जो हमारे युवा जो परेशान है, बेरोजगार है। हाँ। उनके लिए कुछ लेके आते हैं तो बहुत अंतर पड़ेगा, उससे वजन पड़ेगा। और G7 में भारत का नेतृत्व हो रहा है, ये बहुत भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में, जैसा कि आपने कहा, हम गौरवान्वित फील करेंगे। वापस आता हूँ आपके पास में, आपने कहा कि ये देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन अगर वहाँ से कुछ लेकर आते हैं तो देखना हो कि वो क्या लेकर। दीपक सोनकर जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। और जिस तरह से अभी यश भारती जी ने कहा, सुधा मिश्रा जी ने कहा, रीना सक्सेना जी ने कहा कि ये मोदी का कोई गौरव नहीं है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनकी कोई उपादेयता नहीं है। हाँ, भारत का दबदबा बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री होता तो वो उस जी समिट में जाता, लेकिन जी समिट में जब सदस्य ना होने के बावजूद। जी सूरज जी, मैं एक चीज सुधारना चाहूंगी, विपक्ष ने ये नहीं कहा। हाँ। विपक्ष ने ये कहा है कि भारत का गौरव हाँ सदैव से है। हाँ। मोदी की वजह से भारत का गौरव नहीं है। मैं भी वही कह रहा हूँ, पहले से गौरवान्वित। मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये यदि भारत के गौरव की बात है और भारत का दबदबा बढ़ने की बात है, तो इसमें नरेंद्र मोदी की कोई उपादेयता, उपयोगिता नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं है, ये मोदी मैजिक नहीं है, ये भारत के वैभव की या भारत के परम वैभव की परिकल्पना का असर है कि आज सदस्य ना होते हुए भी जी समिट में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। विशेष रूप से एशिया का एकमात्र देश है जिसे G7 में बुलाया गया है। देखिए सूरज जी, ये जो मैजिक की बात आ रही है, ये मैजिक तो देश की जनता का है। हाँ। जिस जनता को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार मानते हैं, वो जनता जिसने फिर से देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया और लगातार जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद बना है, और जो पूरी दुनिया में आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व है, जो उनकी चर्चाएं हैं, जो उनकी लोकप्रियता है। हाँ। जो पॉलिटिशियन में भी आप अगर लोकप्रियता देखेंगे तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रियता। दीपक जी, सवाल यही खड़े हो रहे हैं, जैसा सवाल जो यश भारती जी ने उठाए हैं, सुधा जी ने उठाए हैं, रीना सक्सेना जी ने उठाए हैं, वो यही है कि ये लोकप्रियता मोदी की नहीं है। सवाल यही उठाए हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जी लोकप्रियता जो मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर और दुनिया को बढ़ाने का काम किया, वो और लोग भी देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे, कितना देश को विकसित की ओर लेने के काम किया। और यही आज जो G7 होने जा रहे हैं,
उस G7 में आर्थिक चिंतन को लेकर के, सुरक्षा की बात को लेकर के, देश के अंदर जी आ रहा हूँ आपके पास नीरज जी, बिल्कुल नीरज जी आ रहा हूँ आपके पास जी। उस चर्चा में जी अपनी बात जारी रखें दीपक जी। सूरज जी उस चर्चा में देश के प्रधानमंत्री जी का प्रत्युत्तर हो रहा है और उनका भव्य स्वागत वहां किया जा रहा है। सारे यूक्रेन के फ्रांस के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, उनका भी भव्य स्वागत किया जा रहा है। मगर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो आज बदलाव है, उस देश को देखते हुए दुनिया में अगर देश को आज भारत से प्रत्युत्तर दे रहा है, बहुत सारे लोगों को मिला था, मगर कितने लोग उस बात को जान पाते थे, कितने लोगों तक इस बात का मैसेज जा पाता था, और कितने लोग उस आर्थिक चिंतन की बात कर पाते थे, कितने लोग उस इकोनॉमी की बात कर पाते थे। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर हो, जो आर्थिक चिंतन की बात हो, जो समाज की बात हो, जो सुरक्षा की बात हो, उस बात को जानता है और आज जिस G7 को भी जानता है। ये दोनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के अंदर जनता को देने का काम किया और आज जो दुनिया में, जो संसार में आज भारत का नाम गौरवान्वित हो रहा है। देखिए भारत तो पहले भी गौरवान्वित है और आज जिस तरीके से विश्व स्तर पर गौरवान्वित हो रहा है, ये काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और हमने भी देखा था, जब चुनाव चल रहे थे तो पाकिस्तान के लोग कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, कांग्रेस को जिताने की बात कर रहे थे। ये क्यों का चाल चरित्र था। एक हमने भी देखा था कि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जाते तो थे विदेश यात्रा पर, मगर क्या विदेश यात्रा करने करके आते, क्या चिंतन करके आते थे। मेरी बात पूरी हो जाए दीदी, मैंने आपको बड़े प्यार से सुना, आप अगर ऐसा करेंगे, बात इतनी हो रही है। एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जो केवल विदेशों पर चलते थे, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जो विदेशों से कुछ लेने और देने जाते थे, जो एक सरकारी जब देश के अंदर लगातार आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम और जो आतंकवादी मारे जाते थे उनकी मौत को पूछने का काम ये सरकारों ने लगातार किया है। और देश की जनता ने, जिस देश की जनता पर भरोसा करके देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, वो विश्वास आपको ये बात दिखाया 2014 से लगातार। ठीक है और तीसरी बार फिर भरोसा दिखाया। ठीक है उस भरोसे के बल पर ठीक है रीना जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। दीपक जी आपके पास ही वापस आऊंगा। सभी के अपने अपने वक्तव्य हैं जी। जी इससे बड़ा विषय नहीं है, के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी, इसीलिए चुनावी मोड में आप थोड़ी देर में बोलेंगे आपकी बार 400 पार। भारत माता का बस इतना कहना रह गया है, आपकी बार 400 पार। चुनावी मोड से बाहर आ जाओ भाई। G7 पे कुछ बात कह दो, नहीं पता तो बोलो मुझे जानकारी नहीं है। मोदी जी का ट्वीट आ जाएगा तो मैं बात कर लूंगा। जैसे ट्वीट आ गया कि मोदी के परिवार का नाम हटा लो, चौकीदार हटा लो, चुनाव खत्म हो गया, अब मोदी के परिवार से बाहर आ जाओ, चुनाव आएगा फिर कोई नया ये तो देश मोदी का परिवार है, क्यों परिवार से बाहर आ गए, परिवार से बाहर ठीक है हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हैं। आपने भी लिखा होगा मोदी का परिवार कब तक रहेंगे, आप भी बायोलॉजिकल होंगे, आपके माता पिता का कोई हिस्सा नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों से आग्रह है, मैं सभी के पास आ रहा हूँ, दीपक जी जवाब ही नहीं दे रहे जी। ठीक है, पे बात ही नहीं हो रही। ठीक है, हम कह रहे हैं महात्मा गांधी की बात, बौद्ध की बात, नमस्कार पे बात, हमने हर बात पे तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है लेकिन इनके पास G7 पे कुछ कहने को नहीं है। आ रहा हूँ, सभी के पास आ रहा हूँ। नीरज मेहरे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीरज मेहरे जी, बात आई है यहाँ पर, बौद्ध की बात हुई है, यहाँ बात हुई है महात्मा गांधी की, बात हुई अमिताभ बच्चन की, कि विदेशों में जब जाते हैं, हमने भारतीयों से सुना है, हम भी कहीं गए हैं जब दूसरे देशों में, तो बात होती है कि महात्मा गांधी के देश से हो, आप इंडिया से हो, अमिताभ बच्चन के देश से हो, आप बुद्ध के देश, बुद्ध की धरती से हो। तो क्या ये जो बात प्रचारित है, यदि हम देख रहे हैं जो जिस तरह से किया जा रहा है कि मोदी का वहाँ पर जाना, तो आने वाले समय में ये परिकल्पित है कि मोदी के देश से आए हो विदेशों में, ये बात होगी क्या? देखिए सूरज जी, एक चीज मैं आपको बता दूं जी, पूरी दुनिया में ये 8 या 7 देशों को छोड़ दीजिए, हाँ, पूरी दुनिया में अगर भारत को कोई जानता है तो उसका सारा का सारा श्रेय आदरणीय महात्मा गांधी जी करता है। वो हमारे राष्ट्रपिता हाँ, आज भी हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं, दुनिया में 85 देश ऐसे हैं जहाँ 107 मूर्तियां महात्मा गांधी की, जिसमें सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में अकेले सबसे ज्यादा 7 मूर्तियां लगी। हाँ।
48 देश पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनके पाठ्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था कि जो काम इस्लाम करता है एक दूसरे को जोड़ने का, उससे बड़ा काम महात्मा गांधी जी ने किया। मतलब उनका कहना साफ था कि इस्लाम से बड़ा दर्जा तो महात्मा गांधी जी के नाम से भारत को पूरी दुनिया में जाना जाता है। अमिताभ बच्चन के नाम से जाना जाता है, नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाता है, किसी और के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी से बड़ा इस दुनिया में कोई भारत में नहीं हुआ जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया हो। और डंका जब तक हिंदुस्तान है, क्योंकि कोई भी नेता हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है उसका 185 देशों में एक भी मूर्ति लगी है। महात्मा गांधी की जो मूर्ति लगी है है कि महात्मा गांधी जी का जो नाम था, जो उनकी ख्याति है, वो हिंदुस्तान में कोई ऐसा नाम ही कोई ना है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि ठीक है, महात्मा गांधी के नाम से पूरी दुनिया में भारत की पहचान होती है और पूरे भारत की पहचान पूरी दुनिया में है, तो महात्मा गांधी के नाम से और कई देशों में उनकी जो आपने बताया कि मूर्तियां लगी, अमेरिका में खुद उनकी 7 मूर्तियां लगी। लेकिन यहाँ बात यदि वो इटली गए हैं, और यहाँ मैं सुधा मिश्रा जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इटली और भारत के संबंध जो हैं जितनी तेज़ी से निकटता बढ़ रही है, और व्यावसायिक संबंधों की बात करें और अन्य तरह की हम बात करें कि चाहे समन्वय की बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज इटली से यदि भारत को फायदा होता है तो ये तो देश की भलाई के लिए होगा। देखिए, भविष्य काल की बात मत करिए, वर्तमान में कितने पड़ोसी देश आप एक नहीं कर पा रहे हैं। जितने हमारे मित्र देश थे पड़ोसी, उनसे सबसे हमारे संबंध खराब कर दिए। और ये बात हो रही है यूरोपियन कंट्रियों की। संबंध इस देश के मैक्सिमम देशों से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का जब से हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जिस तरह से देश की शासन व्यवस्था की गई प्रजातांत्रिक तरीके से, हमारे शत्रु देश बहुत कम है, और मित्र देशों की वजह से हम अपने देश की जनता के साथ विकास के पथ पे बहुत आगे जा रहे थे। सुधा जी, क्या पाकिस्तान से मित्रता रखनी चाहिए? क्या चाइना से मित्रता रखनी चाहिए भारत को? कैसी? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा शत्रु देश कम नहीं, आपने कहा कि पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं है, पड़ोसी देश मित्र नहीं है, आपने अपने वक्तव्य में कहा। भाई साहब सूरज जी, मैंने कहा मित्र देशों की संख्या अधिक है। आप लोग कम से कम सुन लिया करिए। मैंने सुना है बात को रखना है तो रख दीजिए। सुना है आपने कहा कि पड़ोसी देशों से संबंध, यूरोपियन देशों की बात कर रहे हैं। आपका जो वक्तव्य था कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है, यूरोपियन देशों की बात कर रहे हैं। पड़ोसियों से संबंध, जो नेपाल संबंध कैसे थे, नेपाल संबंध कैसे थे? और आपको पता है पिथौरागढ़ के पास से जो अपने क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हुआ है पता होगा ना आपको? निश्चित रूप से सूरज जी, कम से कम। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो बड़ी बातें हैं, अभी गांधी जी की बात चल रही थी, और जिस मोदी जी की आप प्रधानमंत्री के रूप में बात कर रहे हो, उन्होंने पिक्चर नहीं बनी थी, गांधी जी कोई जानता नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो कितना जानते हैं भारत को। ठीक है। और वो भारत को जो है अपने अपने देश भारत को आज तक हमें ये नहीं कहना पड़ा कि गांधी नहीं बढ़ा पाए। गांधी जी ने हमारे देश के लोगों को, हमारी पहचान को सुदृढ़ता रखा था। उनको लोग जानते थे हमारे देश को कि हम गांधी के देश से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने देश का नाम आगे हो, इस व्यक्ति नहीं है, इस देश के समस्त भारतीय। ठीक है सुधा जी, चूंकि समय की सीमा है, यश भारती जी बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया रखें, सभी मेहमानों के पास जाना है, बहुत कम समय में। यश भारती जी। सूरज भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश को असल यूनिवर्सिटी की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलाना चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी जो बात कर रहे थे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे थे कि किसी को पता ही नहीं था कि इकोनॉमिकल, अरे जो इकोनॉमिक्स का ज्ञाता होगा वो पढ़ेगा सुनेगा। और तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आज पहले दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सीमित समय में जानकारियां मिलती थी, आज जानकारियों का भंडार है। उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है कि वो ईमेल लेके आ गए हो, टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी के कोई काम उन्होंने किए हो तो वो बताएं, ख्याति बताएं, ठीक है, सीना ठोके। उन्होंने तो, जो मैं बराबर कह रहा हूं कि हमारे देश की जो बात है
वो महात्मा गांधी जी की, बौद्ध की धरती की, भगवान श्री कृष्ण की और अन्य हमारे महापुरुषों की, उनको खत्म करने का काम लगातार किया है। जो उनका ये वक्तव्य है कि महात्मा गांधी को हम फिल्मों से जानते हैं, क्यों? क्योंकि अज्ञानी तो आप हो, आपको जानकारी नहीं है, तो आप दूसरे को मत सोचिए कि नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, इसलिए आपसे घृणा करते हैं। चलिए, ठीक है, है। आप महात्मा गांधी जी को कमतर तोलते हैं और उनके वचनों को, उनके विचारों को रीना जी आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखें कम शब्दों में। रीना सक्सेना जी, जैसा कि अभी दीपक भाई ने बोला कि आदरणीय गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आदरणीय गांधी जी सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को पूछती है। आज भी ग्वालियर में अगर ये जोक वगैरह आती है तो वो उनकी गांधी जी की प्रतिमा रख के और खून की वो लगा के उस पर गोली चलाते हैं, ये वही है। तो जो नाथूराम गोडसे को पूछने वाले हैं उनके मुंह से आदरणीय गांधी जी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मगर ये बहुत दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे गांधी जी को कोई नहीं जानता विश्व में, और 70 साल में अगर हमने प्रयास किया होता तो गांधी जी को हर कोई जान लेता। चलिए, तो बच्चा जानने वाला ठीक है मोदी जी के मुख से बात शोभा नहीं देती। ठीक है, मगर ये रीना जी समय की सीमा है। दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे सुधा जी के जो वक्तव्य है कि हम एशियन कंट्री से पहला एकमात्र देश है भारत जो वहाँ G7 में शामिल हो रहा है, लेकिन यहाँ दीपक जी एक बड़ी बात है जो उन्होंने कहा कि और देशों से हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस दिशा में आपका वक्तव्य, और जैसा कि अभी इन्होंने कहा, रीना जी ने भी कहा, यश भारती जी ने भी कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश चलाना चाहते हैं। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कौन देश चला करके रूमर फैलाता है ये तो देश की जनता जानती है। दूसरी बात तो जो मित्रता की बात करी, जिन देशों से मित्रता से आप देश को लाभ हो रहा है, जो व्यापार क्षेत्र की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, चाहे आर्थिक स्थिति की बात हो, मगर कौन लोग थे जो किस देश से मित्रता करना चाहते थे? जो देश उनकी सरकार की तारीफें कर रहा था, जो पाकिस्तान से मित्रता करना चाहते थे, जिन्होंने हमारे देश में आतंकवादी को खत्म तरीके से आतंकवादी को बढ़ावा देने का काम लोग करते थे। हमारे लोग छाती की बात कर रहे थे। अभी भाई हमारे, अरे सुन भी हमारे साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहा है। ये जो हिंदू राष्ट्र के बात कहने वाले लोग सम्मान देने का काम किया, कितना उनकी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। जो देश के लिए बड़ी छाती के रूप में रहे, कितना कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने समाज में कितना सम्मान देने का काम किया। तो ये छातियों की बात तो कर सकते हैं। भुखमरी में हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नीचे हैं भाई। शर्म आती है भुखमरी इंडेक्स में। कुछ पढ़ लिया कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए मेरे भाई। अरे भुखमरी में हमारा इंडेक्स में कौन सा नंबर आता है, ज्ञान है कुछ? बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे है। मित्र देशों में शत्रु देशों की संख्या बढ़ गई है हमारी। देश की जनता उस बात को खड़ा करती है। चलिए, ठीक है, ठीक है। है। आज हम बात कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति है, क्योंकि वो मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा है, यूक्रेन युद्ध को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा, और यदि उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो फिर भारत की ख्याति पर, भारत के दबदबे पर दुनिया के देशों पर क्या असर जाएगा। बहुत कम शब्दों में नीरज जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। रूप से असर अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश का नेतृत्व करके वहां जा रहे हैं, और हमारी राय से ये दो देशों का विवाद होता है और एक शांति वहां व्यवस्था कायम होती है, क्योंकि शांति पूरी दुनिया चाहती है कि हम आराम से जिए, काम करें और खाना पीना खाएं। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री समझौता के बीच में अगर इस तरह की बात बनती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। अच्छी बात है कि हमारे देश, भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री समझौता कराया और दोनों देशों की शांति को। जी, बिल्कुल बात है कि यदि पूरी दुनिया में संदेश जाता है, क्योंकि भारत को शांति का टापू कहा जाता है और शांति का संदेश वाहक सदैव रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी रही है। और यदि जी समिट में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूँ कहें कि भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में उनको बुलाया गया है और भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा। क्योंकि जो जेलेंस्की से मुलाकात हुई है, ट्रूडो से मुलाकात की जो उनकी बात जो चल रही है, और मेलोनी से जो उनकी मुलाकात हुई है, साथ ही ऋषि सुनक से जो मुलाकात हुई है, उसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। देखना है कि इन मुलाकातों का क्या सिफा निकलता है, वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है। नीरज महेरे जी, यश भारती जी, सुधा मिश्रा जी, दीपक सोनकर जी, रीना सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि G7 में भारत की भूमिका, क्योंकि भारत को बुलाया गया, भारत सदस्य नहीं है, तब भी बुलाया गया है, विशेष आमंत्रण दिया गया है।
ये जी समिट तब हो रही है जब दो युद्धों के बीच में इटली में ये जी समिट हो रही है। भारत को विशेष न्योता दिया गया, इसके बहुत सारे मायने हैं और मोदी के कार्यकाल की, तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है। क्या छाप छोड़ेगा भारत दुनिया के देशों पर, और एशिया के एशिया से केवल एकमात्र देश भारत जो इस जी समिट में शामिल हुआ है। तो भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है इस शिखर सम्मेलन में। देखना होगा कि पूरी दुनिया किस नज़र से हिंदुस्तान को देखती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।